पिछले 8 सालों में मैं लगभग 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ और 25 स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूँ और लगभग 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ट्रैवल कर चुका हूँ एंड 39 इंडियन इलेक्शंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर चुका हूँ आउट ऑफ 43। जब मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि मैं कोई कम्युनल व्यक्ति हूँ। हिंदू मतलब टॉलरेंट, हिंदू मतलब सेक्युलर, हिंदू मतलब सनातनी, हिंदू इज एनकम्पासिंग एवरीथिंग। जो कोविड काल हुआ था, उस कोविड काल के अंदर जहाँ पूरे दुनिया के अंदर त्राही थी, हम इकलौते ऐसे देश थे जिसने 140 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भी दिए, पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हमने कोविड को एक पैंडेमिक जो था उसको हम नियंत्रित कर पाए। मैंने जितना भी अभी डेटा पोल किया, मैं ये कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली जब आप बहुत ज़्यादा जीत जाते हो तो उसके बाद आप में एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एरोगेंस आ सकता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेरी वेल अंडरस्टैंड इट। 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना नहीं है उनका एक जो ऑब्जेक्टिव है, ये वो है कि किसी भी स्थिति के अंदर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 270 से कम सीटें में रोक सके। सो दे आर नॉट कमिंग टू विन, दे आर नॉट फाइटिंग टू विन, they are fighting to restrict Narendra Modi. Right. Only Narendra Modi can defeat Narendra Modi, nobody else. Right. And as of right now, Prime Minister Narendra Modi is not making any mistake. And what he is doing the best is कि उनके feedback loops ज़मीन से बहुत ज़्यादा clear और sorted है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। किसी भी देश का फ्यूचर उसके करंट डे पॉलिटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज हमारे देश में जिस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उसके बेसिस पे तय होगा कि आने वाले 50 सालों में क्या होने वाला है और हमारा देश किस डायरेक्शन में जाने वाला है। एज वी ऑल नो, 2024 में भारत में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, बट उसके पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे देश में हो क्या रहा है एग्जैक्टली, विच इज एग्जैक्टली वाई आज मैं बात कर रहा हूं प्रदीप भंडारी जी से। प्रदीप जी एक जर्नलिस्ट, सेफोलॉजिस्ट और एक ऑथर है जो कि जन की बात नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। जन की बात एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिलीव करता है ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक लाने में। ये भारत का सबसे एक्यूरेट एग्जिट पोल्स भी करते हैं। मैंने आपसे कह तो दिया कि प्रदीप जी एक सेफोलॉजिस्ट है, पर सेफोलॉजिस्ट होने का मतलब क्या होता है? वेल, सेफोलॉजी एक पॉलिटिकल साइंस स्टडी है जो कि इलेक्शन स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करती है, वोटिंग के ट्रेंड्स को भी स्टडी करती है। भारत में जब भी जहां भी कोई भी तरह का इलेक्शन होता है, प्रदीप भंडारी वहां प्रेजेंट होते हैं। वो ऑन ग्राउंड लोगों से जाकर मिलते हैं और उनके ओपिनियंस जानते हैं और उसी के बेसिस पे वो अपने एग्जिट पोल्स रेडी करते हैं। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हमने बात की है प्रेजेंट डे भारतीय पॉलिटिक्स की, हमने बात की नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की, हमने बात की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हमने बात की बीजेपी वर्सेस INDIA, और हमने एक ब्रीफ जाना कि 2024 में आखिर होने क्या वाला है। सो प्लीज एंजॉय दिस एपिसोड। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे थे, फाइनली वी आर हियर इन दिल्ली, वी आर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट। बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर आपसे मिलकर, तो फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। Thank you so much, Jayesh, and great to be on your Avara Musafir podcast. I've heard a lot about it, and you travel a lot. और ट्रैवल करते हुए पॉडकास्ट करना इज़ अ गुड चैलेंज, सो या ग्रेट टू बी हियर। थैंक यू सर। सर डायरेक्टली हम बात शुरू करते हैं। थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन होने वाला है ये। यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप एक सेफोलॉजिस्ट हो, इलेक्शंस को आप बहुत गहरी नज़र से देखते हो, रोड पे आप लोगों से काफ़ी इंटरेक्ट करते हो, सो यू नो द पल्स ऑफ द नेशन इस वक्त क्या चल रहा है। करंटली जो असेंबली इलेक्शंस हुए, वी सॉ कि नॉर्थ में 3 स्टेट्स बीजेपी को गए, नीचे एक स्टेट कांग्रेस को गया। आई विल आस्क यू द मोस्ट क्लीशेड क्वेश्चन जो इस वक्त हर जगह चल रहा है, नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड। एज अ सेफोलॉजिस्ट जिसने इतना काम किया, एग्जिट पोल्स पे भी आप बहुत एक्यूरेट थे, लोगों के साथ में कंटिन्यूसली इंटरेक्ट किया आपने, डू यू फील कि एक नॉर्थ साइड साउथ डिवाइड हो रहा है नेशन में इस वक्त? देखिए जयेश, पिछले 8 सालों में मैं लगभग 1 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ और 25 स्टेट्स ट्रैवल कर चुका हूँ और लगभग 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज ट्रैवल कर चुका हूँ एंड 39 इंडियन इलेक्शंस को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर चुका हूँ आउट ऑफ 43। Now this is a unprecedented feat and God has been very kind and I have a very good team of youngsters on the ground.
सो जितना भी डेटा मैंने गैदर किया है या जितना भी मैंने अक्रॉस ट्रैवल किया है, व्हाट आई हैव कम टू द कंक्लूजन इज दैट ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड का जो नैरेटिव है, इट्स अ वेरी डेस्परेट नैरेटिव एंड इट डज नॉट हैव टेकर्स ऑन द ग्राउंड. तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों. अगर तुम एनालाइज करो कि अब पहले तो ये नॉर्थ साउथ, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया करके ये सब जो है ना, ये बड़ा क्लीशे वेस्टर्न वे ऑफ लुकिंग थिंग्स है. हम सब भारतीय हैं, हम सब इंडियंस हैं. कोई इंडियंस लिविंग इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरावली है, कोई इंडियंस लिविंग इन सदर्न पार्ट ऑफ अरावली, बट ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड. अब अगर मैं कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला को देखूं, आंध्र प्रदेश के अंदर हमेशा से पिछले कुछ सालों से टीडीपी और वाईएसआर के बीच में एक फाइट रही है. सो देयर इज नो नेशनल पार्टी देयर, नाइदर कांग्रेस और बीजेपी, एटलीस्ट इन द पास्ट 10 सालों में तुम देखोगे. अगर तुम तमिलनाडु के अंदर देखोगे, अगेन वहाँ पे भी कांग्रेस मेन पार्टी नहीं है, वहाँ पे डीएमके, एआईडीएमके, और ये हिस्टोरिकली पिछले 50 सालों से ऐसा रहा है. एंटी द्रविडियन पॉलिटिक्स वहाँ पे रही है. अब वहाँ बीजेपी राइज करने की कोशिश कर रही है. अगर मैं केरला को देखूंगा तो वहाँ एक स्टेट है जहाँ कांग्रेस प्रोमिनेंस के अंदर है, बट उसके साथ में भी अगर तुम बीजेपी का वोट शेयर देखोगे, इट इज़ नॉट अ सिंगल डिजिट वोट शेयर. अब मैं उनके अलावा अगर 2 स्टेट्स देखूँ, कर्नाटक और तेलंगाना, वहाँ पे तो बीजेपी एक मेन फोर्स के रूप में है. अभी इस इलेक्शंस के पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, अभी तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर डबल हुआ है. कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी की सीट्स तेलंगाना के अंदर आई है. सो इफ़ आई लुक एट इट, अगर मैं आंध्र प्रदेश को हटा दूं तो चारों स्टेट्स के अंदर से 3 स्टेट्स में तो भारतीय जनता पार्टी की प्रोमिनेंस प्रेजेंस है, जिसमें से 2 में प्रोमिनेंट प्रेजेंस है और एक के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी इज़ ऑन अ राइज. सो ये कहना कि नॉर्थ के अंदर उसको सीट्स मिलती है और साउथ के अंदर नहीं मिलती, ये एक डेस्परेट नैरेटिव है. ये एक्नॉलेज कर रहा है कि जो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी या उसके जो साथी हैं, ये जो नैरेटिव को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये मान चुके हैं कि उनको हिंदी हार्टलैंड के अंदर वोट नहीं मिलेगा. तो इट्स अ नैरेटिव विच स्पीक्स अबाउट अ वेरी डिफीटिस्ट अप्रोच एट द स्टार्ट. ओके, सो सर मैंने आपके कई सारे और पॉडकास्ट देखे एंड मेनी प्लेटफॉर्म्स, आप आजकल बात भी करते हो. यू हैव सेड मेनी प्लेसेस कि 350 प्लस सीट्स मिल सकती है इन 24. बट देन ये जो इंडिकेशन है जो इस वक्त हुआ, इज दिस एन इंडिकेशन ऑफ 24? क्योंकि 2018 में भी हमने सेम चीज़ देखी थी, बट 2019 में वैसा कुछ नहीं हुआ विद कांग्रेस. इज दिस अ सेम थिंग प्लेइंग ऑन? देखो, जितना भी मैं टीवी के अंदर, अभी हम लोगों ने पोल नेटवर्क 18 पे भी किया था, मैंने जितना भी अभी डेटा पोल किया, मैं ये कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि ग्राउंड पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं. नाउ कितनी सीटें आएंगी, 350, 320 या 330 या 400 या 280, 290, 270, ये मैं आपको फरवरी मिड तक बता दूंगा या मोस्टली फरवरी एंड तक बता दूंगा. बट अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन द पीपल ऑफ इंडिया दैट दे वांट टू सी द प्राइम मिनिस्टर बैक अगेन थर्ड टाइम. अब लॉजिक सिंपल है कि 2014 में बहुत कम कंपैरेटिवली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम लोग जानते थे. वो एक मैंडेट फॉर होप थी, उसमें भी मेजॉरिटी सरकार आई. फिर जब उनने काम किया तो और ज़्यादा लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनका वोट शेयर भी 6.5-7% से बढ़ा और सीटें भी 300 से ज़्यादा आई. तो अब तो 2024 के अंदर मोर पीपल आर नो अबाउट इट, हैव सीन हिज वर्क. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं. ओके, व्हाट डू यू थिंक, मतलब 2024 का जो एक मैंडेट होगा फॉर बोथ द अपोजिशन एंड द रूलिंग रेजिम, क्या मैंडेट होगा उनके लिए, किस बेसिस पे ये इलेक्शन लड़ा देखो, जाएगा? 2024 का नैरेटिव का इलेक्शन सिर्फ इसी बात पे लड़ा जाएगा कि देश के जो जनमानस हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया, वो किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में 3 चीज़ें जाती हैं. ए, कि लोगों को ग्राउंड पे ये दिखता है कि वो 24/7 काम कर रहे हैं. दूसरा, कि वो एक डेवलप्ड इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं. हिंदुस्तान का ग्लोबली जो है कि शोहरत बढ़ी है, नाम सम्मान बहुत बड़ा है और हम एक डेवलप्ड नेशन के रूप में आगे बढ़ते जा रहे हैं. इट विल टेक अस सम टाइम, बट एटलीस्ट हम सेकेंड टू नन हमारी अप्रोच के अंदर. नोबडी कैन पुश एंड पुल अस इन आर फॉरेन पॉलिसी एंड आर इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो इज़ वेरी वेरी सॉर्टेड. तीसरा, उनका जो ग्राउंड पे वेलफेयरिज्म है, जो गरीब जनमानस है, उनके लिए अलग अलग स्कीमों के जरिए जो उन्होंने काम किया है, वो लोगों को भाता है. सो अगर मैं आपसे ये कहूँ, जैसे अभी असेंबली इलेक्शंस भी आप देख लो, बीजेपी किसी भी चेहरे पे नहीं लड़ी थी, ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों के अंदर उसको कंप्लीट मेजॉरिटी मिली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर.
और 40% से ज़्यादा सीटें जो हैं वो 40% से ज़्यादा वोट शेयर के साथ बीजेपी जीती। राइट। सो विच मीन्स दैट इट इज़ अ वेरी क्लियर मैंडेट। तो मेरे हिसाब से ऑपोजिशन के समय अगर आप देखो कि जब कांग्रेस पार्टी एक चुनाव, तीनों चुनाव हार गई, तो ऑपोजिशन के लोग ही जो है उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ा हार का कारण रही है। सो पहले तो ये अलायंस कुछ ऑपोजिशन का है नहीं, एंड अल्टीमेटली आई बिलीव कि इनका कोई एक ऑल्टरनेट विजन नहीं है इंडिया के लिए। व्हाट शुड अ पर्सन, व्हाई शुड अ पर्सन वोट द ऑपोजिशन पार्टी? उनका सिर्फ एक विजन और प्लैंक एंटी मोदीज्म है। एंटी मोदीज्म एक नेगेटिव प्लैंक है। Right. तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में तो 24 की वर्डिक्ट स्पष्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीट करेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। ओके। आप सेव भी करना, उसको री टाइम प्ले भी करना। ट्रू, आगे चल के। हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर। बट देन क्या ये बोलना सही है कि कांग्रेस शायद 24 का इलेक्शन जीतने के लिए नहीं देख रही, वो 100 सीट्स प्रोबेबली टारगेट कर रही है? देखो, मैं पहले से ही कह रहा था कि जो विपक्ष है उसका ऑब्जेक्टिव 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना नहीं है। उनका एक जो ऑब्जेक्टिव है ये वो है कि किसी भी स्थिति के अंदर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 270 से कम सीटें में रोक सके। So they are not coming to win. They are not fighting to win. They are fighting to restrict Narendra Modi. Right. Now, knowing Prime Minister Narendra Modi's politics and having traveled on the ground across the length and the breadth of the country with my team, मैं आपको बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब जीतेंगे तो स्पष्ट रूप से जीतेंगे। आप 22 साल की उनकी गवर्नेंस उठा के देख लो, कोई भी इलेक्शंस के अंदर जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी गए थे या प्रधानमंत्री के रूप में भी गए, ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर के साथ में हाफ हार्टेड मैंडेट नहीं होती। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की इनिशियल स्ट्रैटेजी है, वो इनिशियल स्ट्रैटेजी इन इटसेल्फ जो है वो फेलेशियस है, और वो स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल लोकसभा लेवल पे हो ही नहीं सकती है। Okay. सो आप कह रहे हो 100 सीट, ये ख्याल अच्छा है, पर 100 सीट भी टच करने के लिए आपको एक ऑल्टरनेट विजन देनी पड़ेगी, और वो ऑल्टरनेट विजन मुझे अभी दिख नहीं रही है कांग्रेस की तरफ से, और उनके पॉलिटिकल मैसेजिंग में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। सो एक तरफ आपके पास नरेंद्र मोदी जो 24 घंटे 365 दिन काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी अलायंस है जिसके पास ना कोई विजन है, ना कोई एक्शन है, ना कोई समन्वय है, और जहाँ केमिस्ट्री नहीं होती वहाँ अरिथमेटिक भी नहीं चलता है। ओके सर, बट देन अगेन कमिंग बैक टू कांग्रेस, सोशल मीडिया कितना बड़ा रोल प्ले करता है? बिकॉज कांग्रेस हैज़ बीन प्लेइंग अ ग्रेट पार्ट ऑन सोशल मीडिया। राहुल गांधी अलग अलग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, रघुराम राजन के साथ में उन्होंने एक वो इंटरव्यू किया एंड इट गॉट प्रीटी फेमस। भले ही उसमें किस सबके अपने अपने ओपिनियंस हो, बट कितना बड़ा पार्ट ये प्ले करेगा? मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई प्ले करता है। देखो, मीडिया के इंटरव्यूज़ से कोई नैरेटिव, कोई वोटर की ओपिनियन शेप नहीं होती है। अगर मान लो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मैं 4 साल से हर दिन मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर हुई है मेरे कामों की वजह से, और आखिरी के 1 महीने में आके कोई दूसरा पड़ोसी जो तुमको 4 साल तक जिसने पूछा भी नहीं, वो तुमको बड़े बड़े वादे कर रहा है, और वो बड़ी बड़े अच्छे वीडियोस तुम्हारे उसके व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ में जुड़ोगे जिसने तुम्हारे 4.5 साल काम किया है, या किसी नए पड़ोसी के साथ में जुड़ोगे जिसका कोई तुम्हारे साथ लेना ना दे रहा है? तुम ऑब्वियसली मेरे साथ जुड़ोगे। उसी तरीके से देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना पिछले इतने सालों के अंदर जनता के लिए काम किया है। मैं अभी जब वर्डिक्ट खत्म हुई उसके बाद एक अपने ट्रैवल कर रहा था, तो ऊबर ड्राइवर से बात की। उससे मैंने बोला कि यार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 स्टेट के इलेक्शंस जीत गए, तो तुम क्या कहना चाहते हो? तो उसने बोला कि भैया जीतेंगे क्यों नहीं, हम बिहार से आते हैं, हमारे वहाँ कारखाना लगा दिया, देश का नाम सम्मान आगे बढ़ा रहे हैं, जिस सड़क पे हम गांव में जाते तो सड़क हमारी बन गई, तो फिर काहे वो नहीं जीतेंगे? अगर इनको नहीं देंगे तो कोई दूसरा आ गया, तो ऐसा तो नहीं काम ना हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, लोगों के दिलों से जुड़ चुके हैं, और वो दौर गया कि कोई एक मीडिया या सोशल मीडिया से आप चुनाव शेप कर सकते हो, नैरेटिव बनाओगे, पर अगर उस नैरेटिव का ग्राउंड पे कोई फॉलोअप नहीं है, या अगर आपके पास एक क्रेडिबल फेस नहीं है जो नैरेटिव को आगे वोट्स में कन्वर्ट कर सके, तो आप कितने भी व्यूज ले आओ। अगर व्यू ही लाने की बात है बॉस, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिनकी जमानतें जब्त हो गई हैं वो भी सोशल मीडिया पे व्यूज ले आते हैं ना। तो सिर्फ सोशल मीडिया पे व्यू लाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। चुनाव जीतने के लिए आपको अपनी एक क्रेडिबल फेस होना चाहिए, उस क्रेडिबल फेस की कंसिस्टेंसी ऑफ मैसेजिंग होनी चाहिए, एक ऑल्टरनेट विजन होना चाहिए जिसमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए।
अरे क्या आप ये लोग जीतेंगे? अभी तेलंगाना के चुनाव के अंदर इनने अकबरुद्दीन ओवैसी को जाके प्रोटम स्पीकर के रूप में सपोर्ट किया। यही अकबरुद्दीन ओवैसी जो कहते थे कि भाई पुलिस हटा दो, 15 करोड़ बता देंगे, 100 करोड़ के साथ क्या कर सकते हैं। तो जब तुम चुनाव में लड़ोगे तो आपको क्या लगता है कि देश का जो कॉमन आदमी है उसको देखेगा नहीं? लॉजिकली बात सोचो ना। तो आप सेक्युलरिज्म की बात करते हो और अकबरुद्दीन ओवैसी जो हिंदुओं को मिटाने की बात करते हैं आप उनको सपोर्ट करते हो। आप करप्शन के खिलाफ लड़ाई की बात करते हो और आपके एमपीज के घरों से 200 करोड़ का कैश मिलता है, वो भी अभी 500 करोड़ हो चुका है। तो फिर लोग तो सामने देख ही रहे ना सोशल मीडिया के दौर में। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आजकल सबके सामने सब कुछ है, इसीलिए ये लोग समझ नहीं पाते कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक स्पष्ट बहुमत कैसे मिलती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि जब व्यक्ति सुबह शाम रात दिन देखता है कि इस आदमी के मैसेजिंग में कंसिस्टेंसी है, इसकी नीयत देश के लिए साफ है, वहीं दूसरी तरफ से छलावा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता कह रही है और वो मैंडेट्स में कहती है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई डोंट सी देयर इज एनी कंपटीशन राइट नाउ इन 2024। माहौल आप बहुत देखोगे, वो सब चीज़ होगा, बट मैं ये बात हमेशा से कहता हूँ, ओनली नरेंद्र मोदी कैन डिफीट नरेंद्र मोदी, नोबडी एल्स। एंड एज ऑफ राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। एंड व्हाट ही इज डूइंग द बेस्ट इज कि उनके फीडबैक लूप जमीन से बहुत ज़्यादा क्लियर और सॉर्टेड है। तो वो एक ऐसे व्यक्ति है जिसको देश का चप्पा चप्पा, जो खुद घूमे 40 साल, जिनको देश का चप्पा चप्पा से वाकिफ है, वो कॉन्स्टेंटली ग्राउंड से फीडबैक लेते हैं, वो कॉन्स्टेंटली लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं और वो कॉन्स्टेंटली उनकी स्कीमें हैं, उनकी पॉलिसीज जो है वो लोगों के ज़िंदगी को बेहतर करती है। ऐसा किसी भी देश, हमारे देश के इतिहास में किसी भी लीडर ने इतना अप्रत्याशित रूप से सभी बॉक्सेस को टिक नहीं किया है। सो दैट इज़ व्हाई आई कैन टेल यू दैट ही इज़ ऑन द फ्रंट फुट फॉर श्योर। ओके, आपने क्रेडिबल फेस की बात की, बट व्हाट इन 2029, क्योंकि मोदी जी का प्रॉब्ली लास्ट टर्म हो सकता है ये, एंड हु आफ्टर दैट? अभी तो यार मोदी जी ही हैं और मोदी जी को ही रहना चाहिए क्योंकि उनके अंडर में देश बहुत सशक्त है। उसके बाद में क्या स्थिति होती है मुझे लगता है उसका भी निर्णय नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। ओके, बट आपको लगता है कि अभी लोगों में ऐसा कोई सोच नहीं, अभी पीपल ओनली वांट टू सी हिम बैक एज 2024। कहते हैं ना राजनीति के अंदर एक हफ्ता भी लंबा समय होता है। सो हाँ, अभी तो बहुत टाइम है। ओके, सो यू डोंट थिंक कि ये गलती है बीजेपी की शायद कि मोदी कार्ड को बहुत ज़्यादा प्ले कर दिया? यार अगर मेरे पास एक ऐसा बैट्समैन है जो हर मैच में सिर्फ सेंचुरी बनाए तो क्यों नहीं मैं उसको ओपनिंग बैटिंग कराऊं? राइट। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास एक ऐसा, मान लो बीजेपी का ऐसा लीडर है जिसको जनता इतना प्यार करती है, तो व्हाई विल दे नॉट पुट इट ऑन द फ्रंट फुट? आप उसको इस तरीके से देखो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर इलेक्शन में जनता से डायरेक्ट जब संवाद करते हैं तो जनता गांव में सोचती है मेरा प्रधानमंत्री मेरे से बात करने आया है। वहीं इसके पहले मनमोहन सिंह जो हैं वो कहाँ जाते थे, कहाँ रहते थे, किससे बात करते थे, सोनिया गांधी का किसी अलावा को पता ही नहीं होता था। वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरीके से जब श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर मिलने आए थे तो सोनिया गांधी बाजू में बैठा करती थी और मनमोहन सिंह ऐसे एज अ कोई कलीग, सेकेंडरी जूनियर कलीग यहाँ बैठते थे। तो लोगों के सामने तो दो इमेजरी है ना। राइट। सो मेरे हिसाब से अभी देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल and at this moment you should not think about what after Modi because Narendra Modi is here to stay. Okay, so जन की बात, and you मतलब आप एक सेफोलॉजिस्ट हो, आप and a journalist also and a journalist also. So आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की क्योंकि एग्जिट पोल्स करना कोई इजी काम नहीं है, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। जेन्युइन एग्जिट पोल्स करना इजी बात नहीं है। इस देश के अंदर लोग जो हैं दुबई और दुबई, मुंबई, अलग अलग जगहों से एग्जिट पोल्स रिलीज करते हैं बिना जमीन पे जाके। राइट। तो सट्टेबाजी, तुक्केबाजी और जेन्युइन पॉलिटिकल एनालिसिस और एग्जिट पोल एनालिसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ओके। तो सही या गलत तो कोई भी हो सकता है। सचिन तेंदुलकर भी इस देश के अंदर 100 सेंचुरीज ही मारी थी, 500 से ज़्यादा इनिंग्स उनने खेली थी। बट यू शुड बी ट्रुथफुल टू योर ऑडियंस। अगर एक नेता 24 घंटे वोट मांगने के लिए ज़मीन पे रहता है तो क्या एक सिफोलॉजिस्ट या जर्नलिस्ट जो बता रहा है कि देश की जनता क्या सोच रही है, क्या उसको जमीन पे लोगों के बीच में ट्रैवल नहीं करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करना चाहिए नहीं? उसके बगैर तो सिर्फ तुक्केबाजी कर रहा है ना। मैं तुमको तुम्हारे इस रूम में बैठ के जहाँ पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, मान लो मैं 5 कॉलिंग सेंटर सेटअप कर दूं और रैंडम लोगों के नंबर्स आपको डेटाबेस दे दूं और कॉल करके बोलूं, क्या अनजान लोगों को क्या कोई व्यक्ति कभी अपनी दिल की बात बताएगा? कभी नहीं बताएगा। तो इसीलिए ये सब जो है जेन्युइन एग्जिट पोल, जेन्युइन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जेन्युइनली लोगों की ओपिनियन को समझना इज अ वेरी बिग चैलेंज और वो हम करते हैं। इसीलिए हम 90% से ज्यादा समय हम सही होते हैं। जब हम गलत भी होते हैं तो हमें पता रहता है हम क्यों गलत होते हैं। दैट्स व्हाट आई कैन से।
सो आई एम श्योर कि आपने यूथ के साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा. व्हाट इज द यूथ, मतलब जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो किस बेसिस पे वोट करने वाला है इन 25? देखो, एस्पिरेशनल वोटर है वो. तो एक तो है रिबेलियस वोटर. जो रिबेलियस वोटर है उसको तो एज अ रिबेल इन सेंस जनरली हम लोग जब अर्ली 20s में होते हैं और या लेट 18-19 के होते हैं तो इट इज जनरल होता है कि एक आप में रेबेलियस नेचर आता है, स्वाभाविक है. बट उसके साथ में एक एस्पिरेशनल क्वेश्चन भी व्यक्ति का, युवा का उस वक्त बहुत हाई होता है. हम सब भी युवा ही हैं. तो मेरे हिसाब से वो जो ये देख रहा है कि हमारे देश का जो मान सम्मान ग्लोबली जो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आई थिंक दे विल डेफिनेटली फैक्टर इन इट. इन इलेक्शंस के अंदर भी मोर देन 47% ऑफ द यूथ ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट किया था. सो मेरे हिसाब से वो एस्पिरेशनल क्वेश्चन के हिसाब से करेगा और दैट्स हाउ इट विल. नाउ इसमें मैसेजिंग ये है क्योंकि उस व्यक्ति ने, जो युवा है, उसने 9 years ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट ही देखा है. उसने पहले की कांग्रेस गवर्नमेंट का क्या हुआ था वो नहीं देखा है. तो उसके लिए मैसेजिंग नहीं काम करेगी 50 साल पहले क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था. उसके लिए मैसेजिंग ये काम करेगी कि ये देश यहाँ है, देश ऐसे विकसित हो रहा है. तभी नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत की बात करी, बिकॉज दिस अपील्स टू द यूथ ऑफ द कंट्री. राइट. सो वो फ्यूचर को देख के वोट, फ्यूचरिस्टिक. बट देन व्हाई इज देयर हिंदुत्व पॉलिटिक्स अभी भी क्यों इतनी एग्जिस्ट? देखो, हिंदुत्व पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? हिंदुत्व इस देश का डीएनए है. व्हाट इज हिंदुत्व? हिंदुत्व इस देश की सनातन संस्कृति का प्रतीक है. हमारी जो इस देश के, भारत के अंदर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है भारतवासी है, वो हिंदू है. दैट इज हाउ इट इज देयर. इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार भी बोला हुआ है. जब मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं कोई कम्युनल व्यक्ति हूं. हिंदू मतलब टॉलरेंट, हिंदू मतलब सेक्युलर, हिंदू मतलब सनातनी. हिंदू इज एनकम्पासिंग एवरीथिंग. हिंदू मतलब कि ये जो देश है वो 1947 के अंदर नहीं बना था. ये देश की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक संस्कृति है, जिसको हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी कहते हैं, जिसको एक्नॉलेज करना जरूरी है. असली कम्युनल पॉलिटिक्स ये होती है जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग प्रोटम स्पीकर्स बन जाते हैं और उनको सेक्युलर कहा जाता है. मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया था. आप जाके वहाँ पे डेवलपमेंट का आप हाल देख लो, आप वहाँ पे टॉलरेंस का हाल देख लो. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट एट दिस मोमेंट Hindutva politics per se should not be looked from a communal lens. Yeah. When you say you are doing Hindutva politics or Hindu politics, you in essence talk about it. In essence means secular. आप इस देश में जहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है, उस देश में जहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हुई है, अगर आप वहाँ पे जाके एनालाइज करोगे तो आप ये पाओगे कि वहाँ पे तो वोट सिर्फ रिलीजियस लाइन पे होता है. ऐसा क्यों है कि इस देश में जहाँ 70% जो है माइनॉरिटी पॉपुलेशन है और 15 से 20% सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन है, वहाँ पे कभी भी कोई हिंदू चुन करके क्यों नहीं आ सकता? इफ दिस कंट्री इन इज सेक्युलर, then secularism should be practiced in letter and spirit in those areas where the Hindus are also in minority. So why is it that those who speak about secularism, they do not tell you that why the Hindus are not able to be elected as minorities in very lot of places in India. But whereas minorities, Muslims particularly, can be elected in a Hindu majority constituency area. So एक मुसलमान के हिंदू मेजॉरिटी एरिया में अगर वो काम कर रहा है, उसके इलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं विज़वी एक अगर हिंदू मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के अंदर इस देश के अंदर काम करे, तब भी मुसलमान उसको क्यों नहीं सपोर्ट करता है काम के चक्कर में. दिस इज वेयर आई कॉल आउट द हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड्स. सो इफ यू प्रैक्टिस रियल सेक्युलरिज्म, प्लीज प्रैक्टिस दैट रियल सेक्युलरिज्म ऑल्सो इन मेवात. You also practice in areas of Jammu and Kashmir where the Muslim population is more than 80%. Please practice that in areas of Kerala, जहाँ पे मुस्लिम मल्लापुरम, and in areas जहाँ पे मुस्लिम population 55% से ज़्यादा है. या यहाँ पे सिर्फ आपको क्यों जरूरी है कि मुस्लिम हित की बात करें, वहाँ पे आप हिंदू हित की बात करो, आपको वोट नहीं मिलेंगे. Okay. So you should practice secularism in letter and spirit is what I'm saying. Yeah. And also secularism in a sense was introduced in our constitution in the 70s when Baba Saheb Ambedkar was asked. He said, why should I as a maker of the constitutional give a direction to where the society should go? We in essence are always secular in nature. It did not require explicitity in the constitution. तभी जब constitution makers ने original draft of constitution बनाया था तो secular word include नहीं किया था. वो तो 1970s में because of
अपीजमेंट पॉलिटिक्स आपने सेक्युलर वर्ड डाल दिया, तो सेक्युलरिज्म नथिंग बट अपीजमेंट रहा है पिछले 30-35 सालों के अंदर। मैं प्रूव कर सकता हूँ आपको, ये तो वही हुआ है। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे व्यक्ति को जब आप सिलेक्ट कर रहे हो तो वो अपीजमेंट से बड़ा क्या नहीं है। कुछ समय पहले तक हाफिज सईद को आप कह रहे थे कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं 26/11 के लिए, वो भी एक तरीके उसको भी आप सेक्युलर मांग रहे थे। तो जब आपके सेक्युलरिज्म के अंदर अगर एक आतंकवादी का धर्म देखकर उसको सजा नहीं दी गई थी, बटला हाउस के लिए जब आंसू बहाए गए थे, तो वो तो उससे अपीजमेंट ही हुआ ना। तो अगर उसके खिलाफ इस देश का हिंदू समाज जागृत हुआ और उसने बोला हमें इक्वालिटी चाहिए, तो ये कैसे कम्युनल पॉलिटिक्स हो गई? सो आई डोंट लुक एट इट एट ऑल फ्रॉम अ नेगेटिव लेंस। या ओके, आई विल टेक यू बैक टू जो रेजीम ने इस वक्त काम किया है। सो 2014 वाज ऑल अबाउट शायद इंटरनेशनल रिलेशंस को कंसोलिडेट करना, 2019 वाज अबाउट डोमेस्टिक जो हमारे इश्यूज थे उन पे ध्यान देना। 2024 में क्या होने वाला है? देखो मेरे हिसाब से 19 to 24 हैज बीन कंसोलिडेशन ऑफ आवर एक्सटर्नल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी। 14 की जो मैंडेट थी वो एक होप की मैंडेट थी। लोग कांग्रेस से त्रस्त आ चुके थे, उसके करप्शन से लोगों को स्कीमें नहीं मिल रही थी, अपीजमेंट हो रहा था, सब कुछ अपनी पराकाष्ठा पे था उस वक्त। उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी बिकेम द होप। 14 से 19 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान का मान सम्मान कैसे बढ़ सकता है, और उसके साथ में स्कीमें जो है ज़मीन पे पहुंची। 19 में उससे अप्रत्याशित बेटर वोट मिला। 19 से 24 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हमारे देश को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया। तो जो काम चल रहा था 14 से 19 के बीच में, उस काम के अंदर और गति है 19 से 24 के बीच में। तो अगर आप अक्रॉस ट्रैवल करो, आपको वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स देखेंगे, वर्ल्ड क्लास सड़कें देखेंगी। तो उनने कहा कि हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में पोजीशन कर रहा है। तो जो विकास भी हो रहा है, हमारे पास हमारे देश में सबसे लंबा सबसे ऊंचा टनल है, सबसे बड़ा मतलब सबसे फास्टेस्ट रेट पे हम हाईवेज क्रिएट कर रहे हैं। सो इन एवरीथिंग वी आर द नंबर 1। मोबाइल इंपोर्टर से एक्सपोर्टर हो चुके हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि वापस से एप्पल जो है अपनी एक और की फैक्ट्री को चाइना से हटा के हिंदुस्तान के अंदर ला रहा है। सो नाउ वी हैव पोजीशन इन दैट मैनर। नंबर 2 इज़ कि अगर आप देखोगे जो कोविड काल हुआ था, उस कोविड काल के अंदर जहाँ पूरे दुनिया के अंदर त्राही थी, हम इकलौते ऐसे देश थे जिसने 140 करोड़ वैक्सीन के डोजेस भी दिए। पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर हमने कोविड को एक पैंडमिक जो था उसको हम नियंत्रित कर पाए। और जो हमारी मेड इन इंडिया वैक्सीन्स थी, वो मेड इन इंडिया वैक्सीन्स ने हमारे लोग की जानों को प्रोटेक्ट किया। आज की तारीख में कितने सारे अब्रॉड वर्ल्ड ओवर के अंदर निकल रहे हैं जो इस फाइजर में कि कैसे उनने इम्यूनिटी को बॉडी को कम किया था। सो नंबर 2 वाज दैट आई थिंक दैट वाज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी। नंबर 3 इज दैट नाउ आई फील इज कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पर्टिकुलरली विमेन के प्रति पुश है, वो विमेन के प्रति पुश भी है, वो भी सामने आप देख रहे हो। अगर आप देखोगे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमेन रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन बिल को पास किया, विच पीपल वर थिंकिंग सिंस एजेस। उसके बाद में जाके अगर आप कोई भी स्कीम देख लोगे उसमें 50% ज़्यादा बेनिफिशियरीज विमेन रहे। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट पीपल 24 में देखना चाहते हैं कि यार देश आगे बढ़ रहा है और उसको आगे बढ़ने दो नरेंद्र मोदी के बीच में। दैट्स इट। तो अब सबकॉन्शियस के अंदर मोदी जी घुस चुके हैं। ओके सर, बट जब हम बात करें अगेन नरेंद्र मोदी जी की, आपने एक बात कही कि ओनली नरेंद्र मोदी कैन डिफीट नरेंद्र मोदी। इसका क्या मतलब है एग्जैक्टली? इसका ये मतलब होता है कि जब कोई भी लीडर बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत स्ट्रांग और जनता से कनेक्टेड होते हैं, तो कई बार ऐसा हिस्टोरिकली वर्ल्ड ओवर देखा जाता है कि उन्हीं लीडर की कोई गलती जो है उनको नुकसान दे सकती है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो ना उनके अंदर घमंड है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र। अभी आपने अगर देखा होगा विक्ट्री स्पीच के बाद उन्होंने क्या बोला अपने एमपीज़ को, उन्होंने बोला कि आप मुझे मोदी जी मत बुलाओ, मुझे नरेंद्र मोदी बुलाओ। तो ये कितना ज़्यादा आप अगर देखोगे कि ही नोज़ क्या भैया मेरे को ज़मीन पे ही रहना है। राइट। उसके बाद में अगर आपको याद होगा कि व्यक्ति हमेशा इनोवेटिवली नई नई बातें प्रपोज कर रहा है। अभी उनने बात किया कि इतने सारे जो धन्ना सेठ हैं वो बाहर जाके शादी करते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर शादी करेंगे वेड इन इंडिया होना चाहिए ना। ये सब बातें छोटी लगेगी आपको, पर आप इसका रिपल इफेक्ट इकॉनमी पे समझ रहे हो। अगर मान लो जितनी भी डेस्टिनेशन वेडिंग हिंदुस्तान के अंदर हुई, हाउ ह्यूज एन इम्पैक्ट इट विल हैव इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट, बिल्डिंग लोकल इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग लोकल होटल्स, एवरीथिंग। सो वो आदमी की विजन अभी भी 24 के आगे की भी सेट है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो है, जिसके लोग हज़ारों सालों से इंतज़ार कर रहे थे, वो जनवरी के अंदर रामलला का दर्शन करेंगे। ये ऐतिहासिक है अपने रूप में। ना एक गोली चली, ना कोई कम्युनल रायट हुआ,
ना कोई कम्युनल वायलेंस हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के बाद में सरकार ने पूर्ण रूप से इसको किया, कानूनी प्रक्रिया से किया। ये चीज़ आप मुझे बताओ कहाँ है? इट इज़ हिस्टोरिक। 14 के पहले इस देश के अंदर आप देखो कितने राइट्स होते थे, और अब 14 से 24 के बीच में आप देखो एक कम्युनल वायलेंस का कोई लार्ज स्केल इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसमें आपको इश्यू देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर। अगेन दैट वाज, आई विल नॉट से कि वो एक कम्युनल वायलेंस था, वो एक कॉन्स्पिरेसी थी हमारे देश के अगेंस्ट। और अब तो सामने ही आ चुका है कि जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व थे उन सब के अंदर यूएपीए की धारा के तहत दे आर बिहाइंड बार्स। बट वो एक सुनियोजित साजिश थी एक्सटर्नल फोर्सेस, उनके इंटरनल कोलैबोरेटर्स के साथ में, कि ऑक्यूपाई द स्ट्रीट्स करके जिसको कहते हैं। सो इट वाज नॉट मियरली कम्युनल वायलेंस, इट वाज एन एक्ट ऑफ वॉर आई वुड से अगेंस्ट द स्टेट, जहाँ सीए के प्रिटेक्स्ट में आप ऐसी स्थिति चाह रहे थे कि रोडें ब्लॉक हो जाएं, लोगों की जानें अप्रत्याशित रूप पर चले जाएं। सो दैट वाज एन एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द स्टेट, एंड यस इट वाज टारगेटेड अगेंस्ट द हिंदूज। मुझे याद है मैंने ताहिर हुसैन के घर के बाहर रिपोर्ट किया था, और जब ताहिर हुसैन के घर की छत पे मैं देखा था, उसके घर के सामने मैंने देखा था इतने बड़े बड़े पत्थर, नुकीले बॉटल्स, ये सब थे। तो इट वाज एन एक्ट ऑफ प्योर वायलेंस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उनने कहा था उस वक्त कि सीए में मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी। आई थिंक कितने साल हो चुके हैं, एक भी मुसलमान को एनआरसी की बात की थी निकाला गया है, नॉट इवन अ सिंगल। अभी सीए के रूल्स इंप्लीमेंट होंगे। सो एवरीथिंग इज फॉलोइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो झूठ जो है उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, और इसीलिए ये सब जो झूठे नैरेटिव्स हैं ये सब दे डाई देयर ओन नेचुरल डेथ। बट सर ये जो रेजिम है इसने एक बहुत आयन हैंड के साथ में अभी तक जो भी डिसीजंस लिए आयन हैंड के साथ लिए, दे वो वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड कि करना है तो करना है। व्हेन इट कम्स टू फार्म बिल्स, आपने पहले फार्म बिल्स लाए, देन यू रिपील दोज बिल्स, ये किस तरह से एक वोटर के माइंड में प्ले करेगा? देखो फार्म बिल्स के प्रति जो मेरे हिसाब से रीज़न टू रिपील या टेक इट बैक वाज, अगेन मैं कहता हूँ कि वाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द वेरी प्रैग्मेटिक लीडर। उनको ये पता था, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था, फार्म बिल्स की नीयत बहुत साफ थी। अब हर व्यक्ति चाह रहा है कि फार्मर्स जो डायरेक्टली मार्केट के अंदर अपने फसल को बेच सके, जैसे उसको प्राइस टॉप क्वालिटी मिले। अगर तुम मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगा रहे हो तो तुम चाहोगे कि यार अगर मुझे सोयाबीन का बेस्ट रेट मिल रहा है तो मैं वहाँ पे लूँ, कपास उगा रहा हूँ तो मुझे बेस्ट रेट वहाँ पे मिले। मैं इंदौर से आता हूँ, मान लीजिए हमारे आसपास मालवा के जो सॉइल है वहाँ पे आपको इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोस्ट फर्टाइल, तो सोयाबीन, कपास, गेहूँ सब आप उगा सकते हो। तो अगर मुझे बेस्ट रेट किसी को हमारे मालवा के फार्मर को मिला है तो खराबी क्या है? राइट। उस वक्त जो मैसेजिंग थी वो एंटी इंडिया एलिमेंट्स ने उसको कैप्चर करके वो कोशिश कर रहे थे कि खालिस्तान का नैरेटिव आगे जाए। तो दैट टाइम द चॉइस वाज वेदर यू शुड गो फॉरवर्ड विद इट एट द एक्सपेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, या एक ऐसी डिवाइड पैदा करना जिससे आगे चल के जिसको एंटी नेशनल फोर्सेस एक्सप्लॉइट कर सकती है। इसी कारण जो है इसको हटाया, इसको वापस लिया गया था। इफ़ यू रिमेंबर जब इंडस्ट्रियल ये 2015 के अंदर जब कानून लाया गया था, लेबर रिफॉर्म्स करने की बात हुई थी, तो उस वक्त भी पूरा नैरेटिव क्रिएट किया था। देन ऑल्सो एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर टुक इट बैक। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ही नोज कि यार अल्टीमेटली वो कर पॉलिसी बना किसके लिए रहे हैं? जनता के लिए बना रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि यार जनता उस पॉलिसी को पूरी तरीके से समझ नहीं पा रही, या उस पूरे प्रोसेस को एंटी इंडिया फोर्सेस ने हाईजैक कर लिया है, तो ही इज़ वेरी प्रैग्मेटिक कि एट दैट टाइम ठीक है उसको उस वक्त विलम्ब दे सकते हैं, आगे चल के वापस से जनता को समझाएंगे। यही एक प्रैग्मेटिक लीडर की, एक विजनरी लीडर की सबसे बड़ी निशानी होती है। बट एक वोटर इसे पॉजिटिवली देखेगा या नेगेटिवली देखेगा? उसके बाद उसी के साथ में आपके उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, बीजेपी अप्रत्याशित रूप से जीती। पंजाब में बीजेपी को उस वक्त बेस था नहीं। उसके बाद उत्तराखंड का चुनाव उसी वक्त हुआ, बीजेपी जीती। गोवा का चुनाव बीजेपी जीती। तो उसके जस्ट बाद में 4 चुनाव हुए थे, उसमें से 3 में बीजेपी जीती थी। सो अगेन वोटर के माइंड में फार्म बिल वाज नॉट द इशू एट ऑल अगेन। और उत्तर प्रदेश में तो आप मेजोरिटी उठा के देखो, फार्मर वोट्स जो है, किसानी वोट है, वो भाजपा को पड़ा था। राइट। तो पंजाब के अंदर तो वाज अ सेंटिमेंट ऑफ चेंज अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट वेयर द अपफिटेड आप जो है वो पिक्चर के अंदर बैठ पाई थी। ओके सर, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने लोगों के साथ में बहुत बात की है, आपने गांव में जाके भी लोगों से बात की है। जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, लोगों के दिमाग में इज देयर एनी कॉन्वर्सेशंस उनके साथ में जो आपने किए इसको लेकर? अभी देखो लोगों के माइंड में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा चर्चा का नहीं बना है। बिट्स एंड पीसेस की चर्चा है, बट अभी वो बहुत बड़ा चर्चा का मुद्दा नहीं बना है।
जब वो लाया जाएगा, सरकार लाएगी, देन डेफिनेटली आप देखोगे उसको चर्चा का मुद्दा बनेगा। पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो बात संविधान के अंदर ही है ना। देखो एक चीज़ समझो, जनता को ना अल्टीमेटली चाहिए काम, और आप कुछ भी ये लोग सोच लें कि बरगलाने की कोशिश कर दें अक्रॉस, अभी जनता को सिंपल है यार, मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी देश को विकसित भारत की दिशा में आगे लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने देश का मान सम्मान आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी के अंदर हिंदुस्तान जो है वो सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी के अंदर गरीबों को जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जब उनको सरकार से मदद की ज़रूरत होती है, भले कोविड काल हो गया, उनको राशन मिलता है, उनको सरकार से मदद मिलती है। सो द गवर्नमेंट केयर्स फॉर द पुअर इज द मैसेज। ये सब नैरेटिव्स ग्राउंड पे चल रहे हैं। आप समझ रहे हो? देखो मीडिया के जो नैरेटिव्स होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा नहीं चलते। और साथ में अब घर घर के अंदर जो अयोध्या में राम मंदिर का रामलला विराजमान होने वाले हैं, घर घर के अंदर ये ना धीरे धीरे फैमिली के अंदर कॉन्वर्जेशन होना शुरू हो गई है। बहुत बड़ा मुद्दा है। देखो लोगों में कॉन्वर्जेशन है, राम मंदिर लोगों की आस्था और दिलों से जुड़ा हुआ है। तो अब लोग देख रहे हैं, आप ये नोट करके रखिएगा, अयोध्या, और आपको याद होगा पिछले साल जो है सबसे टॉप 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंदर गोवा नहीं था, अयोध्या, बनारस और मथुरा था अक्रॉस द कंट्री। और अब मार्क करिएगा, अयोध्या के अंदर टूरिस्ट 100x बढ़ेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जनरेट होगी। और सनातन भारत को लगेगा कि जिस चीज़ के हम लोगों ने 100 साल के लिए इंतजार किया था, वो हज़ारों साल के लिए इंतजार किया था, वो फाइनली इट इज़ हैपनिंग। सो इट इज़ ऑल्सो मुद्दा ऑन कन्वर्सेशन। यूसीसी अभी ग्राउंड पे लोगों के बीच में चर्चा का मुद्दा बिल्कुल नहीं है। ओके एक जो बीजेपी ने बहुत बड़ा वोट बैंक कैप्चर किया है वो है विमेन वाला। ये जो सेगमेंट है इसे उन्होंने बहुत आई वुड से क्रिएटिवली एंड बहुत एक्यूरेटली कैप्चर किया है। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था इन विच यू आर ऑन ग्राउंड एंड आप उसमें बता रहे थे, शायद राजस्थान की बात है ये, जहाँ पे जो विमेन होती है दे सिट विद देयर फैमिलीज, एक्चुअली सभी, मतलब नॉट जस्ट विमेन बट फैमिली का हर मेंबर साथ में बैठता है एंड दे डिसाइड कि किसे वोट करना है। इन दिस सेम नैरेटिव विमेन का कितना बड़ा रोल रहा है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ एंड साउथ बोथ, क्योंकि जब साउथ की बात करते हैं तो वी सी की एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे, फ्रीडम ज़्यादा है विमेन को कंपेयर्ड टू नॉर्थ। मतलब आई माइट गेट स्लैक फॉर सेइंग दिस बट देन अगेन दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड। तो आप किस तरह से देखते हैं? आई समहाउ डिसएग्री। देखो महिलाएं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर SC महिलाओं ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वोट किया था अपना कोर वोटर मायावती का छोड़ के, मध्य प्रदेश में अभी 40 साल कांग्रेस के परिवार, जिसका पति ने कांग्रेस के परिवार के लिए सेवा की, उसकी महिला ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश में वोट डाला। छत्तीसगढ़ के अंदर जहां ट्राइबल सीटों पे बीजेपी को कभी वोट नहीं मिलता था, वहां भारतीय जनता पार्टी इस बार जीती, जहां 13 में भी नहीं जीतती थी, 8 में भी नहीं जीतती थी। हाँ समझ रहे? सो मैं ये कह रहा हूँ, हिंदी हार्टलैंड की महिला और देश की महिला, उसके स्वाभिमान से ऊपर बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप ये कहो कि साउथ में ज़्यादा फ्रीडम है, नॉर्थ में नहीं, एब्सोल्युटली आई डिसएग्री विद इट। इनफैक्ट मुझे आप बताऊं कि नॉर्थ के अंदर, बिहार के अंदर महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाला था बीजेपी एनडीए की गवर्नमेंट को, तो तेजस्वी यादव का इतना माहौल था, तब जाके भी नीतीश कुमार और बीजेपी उस वक्त सरकार में आ गए थे। आप समझ रहे हैं? सो मैं कहता हूँ कि ये देश मुस्लिम वीटो से, जो एक नेगेटिव वीटो था, उससे मूव करके महिला वीटो की तरफ आ गया। जहां महिला वोट करेगी वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। तो साउथ नॉर्थ, इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरावली है, वहाँ ऐसी स्थिति ज़्यादा है। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि महिलाओं में इंडिविजुअलिस्टिकनेस वोटिंग के प्रति कब से ज़्यादा है। सो इसीलिए विमेन वोट डिसाइड कि क्या होना चाहिए और किस तरफ वर्डिक्ट शेप होनी चाहिए। अब महिलाओं को चाहिए क्या? महिलाओं को चाहिए कि यार मेरे घर परिवार का कौन ख्याल रखे, मेरे परिवार की जिंदगी के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो ईज ऑफ लिविंग है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको बेहतर कौन करे, मेरे मान सम्मान का ख्याल कौन रखे। ये सब का ख्याल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। तो जब वो शौचालय बनाते हैं तो महिला के वो स्वाभिमान से जुड़ा हुआ होता है। जब वो मान लो घर में जल देते हैं तो महिलाओं के स्वाभिमान, महिलाओं को मदद मिलती है कि उसको अब 10 किलोमीटर दूर पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। जब वो गैस का चूल्हे से गैस का सिलेंडर देते हैं तो महिला की स्वास्थ्य बेहतर होती है। जब वो मान लीजिए कि अगर आयुष्मान के अंदर एक्सीडेंट में किसी को भी सरकारी इलाज कराना है वो देते हैं, तो उससे अगेन घर की उस वक्त महिला जो है वो टेक्स केयर ऑफ द फैमिली, वो बेनिफिट करती है। जब मान लो सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, अल्टीमेटली बेनिफिट महिला करती है। और इन सब के साथ में जब वो महिला को मातृ शक्ति की बात करते हैं तो महिलाओं को लगता है हमारी इज्जत की बात है। इज्जत की बात एक लीडर कर रहा है। पहला, इसके पहले कौन विमेन की बात करता था? राइट।
सो इट इज़ अबाउट डिग्निटी, ये स्वाभिमान की बात है। और ये नॉर्थ और साउथ में मैं डिसअग्री करता हूँ। जहाँ भी महिलाएं मूव करी हैं उसी तरफ वर्डिक्ट शेप हुई है। इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे तो वो तो एक पैटर्नलिस्टिक सोसाइटीज़ के बजाय, पुरुष प्रधान सोसाइटी के बजाय वो महिला डोमिनेटेड सोसाइटीज़ हैं। तो हर जगह ही ऐसा है। यूपी में जहाँ महिलाओं ने वोट किया वहाँ जीते, बिहार में जहाँ महिलाओं ने वोट किया वहाँ जीते, बंगाल में जहाँ महिलाओं ने वोट किया वहाँ जीते, लोकसभा में महिलाओं ने जहाँ वोट किया वहाँ जीते, महाराष्ट्र में जहाँ महिलाओं ने वोट किया वहाँ जीते, गुजरात में जहाँ महिलाओं ने वोट किया वहाँ जीते। हर जगह महिला ही महिला है। राइट सर, अपोजिशन की बात करते हैं, बिकॉज बीजेपी की हमने बहुत बात की। इंडिया अलायंस, डू यू थिंक ये साथ में ही रह पाएंगे? बिकॉज हमने देखा ये अलायंस ही नहीं है, ये काल्पनिक है। क्योंकि आप एक चीज जेन्युइनली बता रहा हूँ, इन सबका वोट शेयर ऐड नहीं होता है। तो मान लो अगर टीएमसी और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं तो उससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होता मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के टीएमसी के साथ में आने में टीएमसी को कोई फायदा नहीं होता बंगाल में। लेफ्ट और टीएमसी साथ में बंगाल में आ नहीं सकते। अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव के अंदर, अखिलेश यादव को चिरकुट नेता बोला गया था, पार्टी चिरकुट नेता, ये सब बातें कर रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में एक दूसरे के खिलाफ। एक चुनाव हार गए थे तो उनकी मीटिंग में सब लीडर्स नहीं आ पाए थे। सो ये अलायंस है ही नहीं। जब सपा बसपा साथ में आकर अगर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर वोट शेयर 42 से 49% तक बढ़ जाता है, तो इवन इफ दीज पार्टीज कम टुगेदर, इन पार्टी से नरेंद्र मोदी को ही फायदा होगा। क्योंकि जो अगर जानी दुश्मन अगर साथ में आते हैं तो जनता के मन में ये जाता है कि कोई ना कोई चीज़ अच्छी वो कर रहा होगा, इसीलिए दुश्मन साथ में है। दो दुश्मन साथ में कब आते हैं? जब उनको पता है कि अकेले हम किसी से नहीं लड़ सकते, तो दोनों तो साथ में आ जाओ। तो ये दर्शाता है जनता के सामने या लोगों के सामने कि ये दोनों मान रहे हैं कि दोनों अलग लेवल पे इंडिविजुअली कमज़ोर हैं। दूसरी चीज़ है कि ये दोनों जिस एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ते थे, अगर वो साथ में गले मिला रहे हैं तो उन सबको समझ में आ रहा है मतलब तीसरा आदमी कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है। पॉलिटिक्स डज नॉट वर्क जस्ट बेस्ड ऑन अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक ओनली हैपन व्हेन देयर इज केमिस्ट्री। जब बीजेपी ऑल्सो डिड एन अलायंस विद पीडीपी, why the BJP called it out, or why the BJP had to pull out of the alliance? Because people on the ground, the voters of the BJP were understanding कि ये नहीं चल रहा है बॉस, ये हमारे खिलाफ जा रहा है। They had to pull it out. Similarly, ये सब जो विरोधाभास वाले अलायंस है, आम आदमी पार्टी की ग्रोथ जो है वो कांग्रेस के एक्सपेंस पे ज़्यादा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से ज़्यादा इनसिक्योर है विज़ावी बीजेपी। आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से टीएमसी कांग्रेस को बढ़ने नहीं देगी बंगाल के अंदर, लेफ्ट टीएमसी के साथ अलायंस नहीं करेगी बंगाल के अंदर। तो कहाँ ये अलायंस है? क्या इन लोग के आपने साथ में मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है? आपने देखी है अभी तक? क्या आपने इनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में सुना है? नहीं। क्या आपने इन सब के लीडर्स में से, मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूँ, अगर ये अलायंस है तो आप माइक लेके जाओ, इन सभी लीडर्स के साथ पास जाओ और इनसे बोलो कि मेन पार्टी कांग्रेस है, क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर करने के पक्ष में हो? अगर कांग्रेस पार्टी एग्री करती है, अलायंस के 70% लोग ही नहीं एग्री करेंगे। यहाँ पे मैनी प्राइम मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट्स हैं, और जब मैनी प्राइम मिनिस्टीरियल एस्पिरेंट्स हैं तो ये आपस में अंदर इनके दिल नहीं जुड़े हैं, आपस में इनके दिल में, हाँ, इट्स लाइक, see, there is so much insecurities. There are the voters of the two parties are not adding to each other. वो same voter group को address कर रहे हैं. So for me, this is not an alliance. ये इंडी alliance से hypothetical है, काल्पनिक है. But hypothetically, if they come to power, ये nation it will benefit Modi. Okay. When सपा बसपा साथ में आए थे तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ेगा और बीजेपी 60 से ज़्यादा सीट लेके आएगी। राइट। तो इस बार भी मैं कहता हूं कि अगर ये लोग साथ में आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी फिर मेजॉरिटी में आएंगे, उनको नहीं रोक सकते। क्योंकि लोग, एक चीज़ समझो ना, लोगों के सामने मैसेज क्या जाएगा? लोगों के सामने मैसेज ये जाएगा कि जो जानी दुश्मन जब साथ में आ गए तो कोई ना कोई चीज़ ज़रूर तीसरा व्यक्ति है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सही कर रहे होंगे, इसी कारण ये साथ में है। तो ऐसा जब हुआ था, आपको बताता हूँ, जब सपा बसपा साथ में आए थे तो कुछ सपा का वोटर जाके ही भाजपा को वोट डाल दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये दोनों आपस में वोट ही नहीं ट्रांसफर कर पाए थे। इसी तरीके से मैं कहूँ, जब ये साथ में आएंगे तो आपको ऐसा होगा कि आपका ही वोटर जाके भाजपा को वोट डाल देगा, कांग्रेस का वोटर ही होकर भाजपा को वोट डाल देगा, टीएमसी का वोटर ही होकर भाजपा को वोट डाल देगा, टीएमसी और लेफ्ट साथ में आ गए तो। बिकॉज इट डजंट वर्क। जब तक आप एक सिंगुलर पोल स्ट्रांग नहीं होता तब तक आप जो है कोई अलायंस को बना ही नहीं सकते। और ये जो देश है इस वक्त कोलिशन पॉलिटिक्स तो है ही, बट कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स के दौर में नहीं जाना चाहता है, जहाँ 15 सीट की पार्टी पूरी सत्ता को चला रही है। वो एक पार्टी को स्ट्रांग जरूर देखना चाहता है, और आज की तारीख में वो एक पार्टी को मेजॉरिटी में देखना चाहता है।
राष्ट्रीय लेवल पे। आप मुझे बताओ जनता ने कंफ्यूज मैंडेट कब दी है? अगर आप पिछले 9 सालों में उठा के देख लो, जनता ने कहीं भी कंफ्यूज मैंडेट नहीं दी है। अभी के जो असेंबली इलेक्शंस हुए, जहाँ जनता, जहाँ वोटर जब जिताता है तो पूरा जिताता है, जब हराता है तो पूरा हराता है। और इस वक्त वोटर नरेंद्र मोदी को 2024 में जिताना चाहते हैं। तेलंगाना में क्या हो गया फिर? कुछ नहीं, तेलंगाना के अंदर एक एंटी बीआरएस सेंटिमेंट था। उस एंटी बीआरएस सेंटिमेंट को कैप्चर कांग्रेस पार्टी ने किया, क्योंकि कर्नाटका के बाद में कांग्रेस ने तेलंगाना के अंदर ज़्यादा फोकस किया। बीजेपी के पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी, जीएचएमसी चुनाव तो हैदराबाद के जब हुए थे, उसमें बीजेपी सबसे सेकंड बड़ी पार्टी के रूप में इमर्ज हुई थी, 40 से ज़्यादा सीट आई थी। तो उसने वो जो टेरिटरी जो थी उसको उसने गिव अवे कर दिया। तो जनता तो कह रही थी भैया हम टीआरएस को बदलना चाहते हैं, बीआरएस के बदलना चाहते हैं। तो उनको उस वक्त देखा जमीन पर कांग्रेस ज़्यादा एक्टिव है, उसने कांग्रेस को दे दिया। अगर बीजेपी ज़्यादा एक्टिव होती बीजेपी को दे देती। सो एक एंटी बीआरएस सेंटिमेंट था। और आप ये नोट करके रखिएगा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को जितनी सीटें तेलंगाना में 2019 में मिली थी, उससे ज़्यादा सीटें तेलंगाना में 2024 में मिलेंगी। क्योंकि पिछली बार 4 सीटें थी। उसके पहले जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें बीजेपी का वोट शेयर सिंगल डिजिट में था, और उसके बाद भी वो 17-18% के वोट शेयर के साथ में 4 सीटें जीते थे। आज जो बीजेपी का वोट शेयर आया है असेंबली चुनाव में, वो 14% का है, विच मीन्स दैट आई एम लुकिंग एट देम क्रॉसिंग 20% मिनिमम वोट शेयर इन लोकसभा। उससे 7-8 सीटें मिनिमम उनकी आएगी। तो अल्टीमेटली लोकसभा वाइज तो बीजेपी को 14-19 के कंपैरिजन में और ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा उसका ग्राफ बढ़ेगा। ओके, एंड कास्ट सेंसस किस तरह से उन्हें अफेक्ट करेगा? देखो, कास्ट सेंसस को कांग्रेस पार्टी एक मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। इशू कांग्रेस के साथ में क्या है ना, कि उसकी क्रेडिबिलिटी का एक क्राइसिस है। तो कोई भी मुद्दा वो रेस करती है, उसके इनफ टेकर्स इसीलिए नहीं हो पाते कि लोगों के मन में, ग्राउंड में ये है कि नरेंद्र मोदी सही नीयत के साथ देश के लिए काम कर रहे हैं। राइट। तो ये बाकी जो नैरेटिव लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उसको डिविजिव तरीके से देखते हैं, ये एक डिविजिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो कास्ट सेंसस नैरेटिव बनता है आगे, तो इससे कांग्रेस को फायदा होगा। बट अगेन, अगर आपको याद होगा, इसमें भी कांग्रेस डज नॉट हैव दैट मच फैक्ट्स टू बैक इट। नरेंद्र मोदी जी या बीजेपी बोलेंगे भैया हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया है, हमारी कैबिनेट में मेजॉरिटी ओबीसीज हैं। सो आई डोंट सी दैट बिकमिंग एज अ नैरेटिव विच कैन स्विंग द इलेक्शंस फुल्ली, बिकॉज द ग्लू टू प्रिवेंट दैट इज नरेंद्र मोदी। ओके, एक देखो, लीडर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर कांग्रेस आपको, वोटर को बोल दे कि मैं आपको फ्री राइड दे दूं चांद तक जाने की, तो कहने को तो बहुत लुभावनी बात है। कांग्रेस ने 2018 में भी न्याय की बात की थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर 90% सीट बीजेपी जीती थी, जहां कांग्रेस ने सरकारें बनाई। सो द इशू विद कांग्रेस इज दैट वॉट एवर इट प्रोमिसेस, it eventually does not have lot of takers because of the credibility crisis in which it is. Right. Okay. That is what the issue is. Now we have to wait and watch कि क्या कास्ट सेंसस एक ऐसा इशू बनता है जो चुनाव को स्विंग कर सकता है। उसका जवाब तो मैं इलेक्शंस के करीब ही दे पाऊंगा। ओके, एंड आपने बिकॉज लोगों से बात किया ऑन ग्राउंड, फ्री भी पॉलिटिक्स, ये कितना ज़्यादा माइंड में प्ले होता है? देखो, लोगों को, जो जमीन पे व्यक्ति है ना, जो ग्राउंड पे लोअर इनकम ब्रैकेट में है, वो व्यक्ति को अगर कोई उसके सुख और दुख में उसके साथ में खड़ा रहता है, मतलब सरकार अगर उसके साथ में सुख और दुख में खड़ी रहती है, तो वो उसको पॉजिटिवली लेता है। तो कोई भी स्कीम जो गरीबों की मदद करे और उनकी जिंदगी को बेहतर करे, उसको पॉजिटिवली ही देखना चाहिए। अब एक फ्रीबी और वेलफेयर पॉलिटिक्स में एक थिन लाइन है। ये थिन लाइन क्या है, उसको जनता को ही निर्धारित करना है। सदर्न स्टेट्स के अंदर आप देखोगे कि कई पार्टीज जो हैं वो एसी, कूलर, गाड़ी, घोड़ा के वादा करती है। आजकल वोटर बड़ा स्मार्ट है, वो सब जो देते हैं पार्टीज, उन सब से ले लेता है। अल्टीमेटली वो उसी को वोट करता है जिसको उसको वोट करना होता है। अगर सिर्फ फ्रीबी पॉलिटिक्स हो रही होती तो अशोक गहलोत जी ने तो मोबाइल फोन्स बांटने की बात कर दी थी। आपने देखा क्या हुआ, लोगों ने फोन वो गहलोत जी से ले लिया, वोट डाला मोदी जी को। क्यों? उनको पता है उस वक्त तुष्टीकरण का एक नैरेटिव था, सुरक्षा का एक नया नैरेटिव था। दैट इज वेयर एंड कांग्रेस के गहलोत जी के पर्सनली खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, बट उनके एमएलएस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके मिनिस्टर्स के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तो नहीं चल पाया। So there is a very thin line between freebie politics and welfare politics. Welfare politics is the need of the country, जो ultimately जनता की
जिंदगी को बेहतर करे. दैट इज हाउ एवरी गवर्नमेंट डज वेलफेयर एंड एवरी गवर्नमेंट इज वोटेड टू डू वेलफेयर. अमीरों को सरकार की जरूरत नहीं है, गरीबों को ही सरकार की जरूरत है. बट अल्टीमेटली इस देश का विजन ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब अमीर बने, देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े और उसका जो ढांचा है वो और मजबूत होते रहे. दैट इज व्हाट आई कैन से. सो कल्चरल नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, दिस इज द गोल विच द कंट्री शुड ऑलवेज हैव, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज वर्किंग टुवर्ड्स दीज टू गोल्स एज ऑफ राइट नाउ. सो फ्रीबी पॉलिटिक्स क्या, देखो जब तक जो चीज़ जनता स्वीकार रही है, अगर किसी को लगता है कि वो गलत है तो आप उसको रेस करो. अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात मोदी की गारंटी करी, बाय दैट इज क्लिकिंग मोर, क्योंकि लोग अगेन आई कम बैक टू द सेम पॉइंट विच आई वाज मेकिंग, क्रेडिबिलिटी है यहाँ पे. उनको पता है कि मोदी अगर वादा करेगा तो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हुआ है. कोई दूसरा वादा करेगा उनको पता है बीच में झोल हो जाएगा, करप्शन हो जाएगा, इसीलिए पब्लिक बहुत स्मार्ट है बॉस. पब्लिक से स्मार्ट कोई नहीं और वाइस कोई नहीं. राइट. सर 24 में अगर बीजेपी जीती है, मतलब ये करंट रेजिम कंटिन्यू करती है, विल दैट बी एन एंड फॉर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स? देखो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कम तो होती जा रही है. अब लोग कहते हैं कि मेरे हिसाब से व्हाट इज डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर जयेश किसी नेता का बेटा है और प्रदीप भंडारी किसी नेता का बेटा नहीं है, तो दोनों के लिए मापदंड पार्टी के अंदर ग्रो करने के सेम होने चाहिए. राइट. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि जयेश जस्ट बिकॉज किसी नेता का बेटा है तो वो राजनीति नहीं कर सकता. जरूर कर सकता है, पर मापदंड बराबर होने चाहिए. ये है. सो मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कांग्रेस वापस से 40-50 सीट में ही सीमित रहती है, सो देन इट विल बी ऑन द कांग्रेस पार्टी की वो गांधी फैमिली की लीडरशिप के साथ कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं. मुझे लगता है उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे. बट एटलीस्ट जनता एक बार और बताएगी कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पब्लिक रिजेक्ट कर रही है. बट अल्टीमेटली क्या वो चर्न कांग्रेस के अंदर हो पाएगा, उसका जवाब तो जो कांग्रेस के शुभचिंतक हैं और जो कांग्रेस को बहुत डीपली समझते हैं वही आंसर कर पाएंगे. सो आई वुड से इट विल बी अ रिजेक्शन ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स. वेदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ends per se or not, we have to wait and watch for that. Okay. सर एक लास्ट क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट के लिए. चैलेंजेस फॉर बीजेपी फॉर 2024. चैलेंजेस बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली जब आप बहुत ज़्यादा जीत जाते हो तो उसके बाद आप में एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि एरोगेंस आ सकता है. तो वो नहीं होना चाहिए. आई थिंक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वेरी वेल अंडरस्टैंड इट. तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे बॉडी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, उनकी शैली में वो एक ज़मीन के प्रति जुड़ाव और जनता के प्रति विनम्रता है. ही इज ऑफ अ डिफरेंट मेटल ऑल टुगेदर. ओके. सो आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन. पूछो यार, तू कुछ आज पूछो जो. नो, सो बेसिकली आपने भी इस पूरे पॉडकास्ट में नरेंद्र मोदी की बहुत बात की, क्योंकि जनता, देखो मैं वही बात करता हूँ जो जनता बात करती है. राइट. मैं कोई खुद में बैठ के, मैं ऐसे पत्रकारों के रूप में नहीं हूँ जयेश जो एक व्हाट्सएप मैसेज आता है या कोई दूसरी चीज़ आती है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या हैबिटेट सेंटर में या खान मार्केट में या बैंड्रा में या कहीं पे भी तीसरी चौथी जगह बैठ के जो लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं. मैं भी जाता हूँ उन जगहों पे, मना नहीं कर रहा मैं. पर मैं ना, जो जनता के मस्तिष्क में चल रहा है, जो जनता सोच रही है, जो जनता महसूस कर रही है और जो ज़मीन पे मैं काम देख रहा हूँ, उसके बारे में बात करूंगा. तो अगर मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं ज़मीन पे देखता हूँ कि यार वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बन रहा है, जनता इससे खुश है, तो क्या मैं बोलूँगा नहीं कि भाई जनता खुश है? अगर मैं देखता हूँ कि भाई जनता कह रही है कि यार सनातन संस्कृति का पुनर्जीवन हो रहा है और उससे हम लोग खुश हैं, तो क्या मैं बोलूँगा नहीं खुश है? पत्रकार का काम क्या होता है? पत्रकार का काम ये होता है कि जो जनता बोल रही है उस चीज़ को बोलो. इशू यही हो गया है कि हमारे वहाँ पे कुछ कमर्शियल नेशनलिस्ट बन चुके हैं, कुछ अपॉर्चुनिस्ट नेशनलिस्ट बन चुके हैं और कुछ हिपोक्रेट्स है. मैं इन तीनों कैटेगरीज में से नहीं हूँ. मैं बाय डीएनए नेशनलिस्ट हूँ. और नेशनलिस्ट मेरे लिए मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति देश को आगे बढ़ा रहा है, जो जनता कह रही है कि देश को आगे बढ़ा रहा है, उसकी अगर तारीफ जनता करी तो मेरा ये धर्म है कि उसकी मैं तारीफ करूँ. जस्ट बिकॉज एज मेरा फायदा नहीं हुआ, दूसरे का फायदा नहीं है, उसका ये मतलब नहीं कि जो जनता का मूड है उसको मैं नहीं दिखाऊं. मैं तटस्थ व्यक्ति नहीं हूँ. तटस्थ मतलब जो तट के वहीं पे खड़ा रहता है और अंदर नहीं जाना चाहता है. That is what Prime Minister Narendra Modi also completely says. So yes, if one man is taking the country forward, it is my duty to tell the people of this country, yes, he's taking the country forward, because that is seen on the ground.
ऐसे इसका जब आपका तेलंगाना में अगर मैंने एज अ सिफोलॉजिस्ट जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने की बात थी जनता में, तो क्या मैंने अपने पोल में बोला बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही? नहीं, मैंने क्या बोला कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही. इनफैक्ट आई वाज द मोस्ट एक्यूरेट गाय टू गेट द सीट शेयर, वोट शेयर करेक्ट. सो एज अ सिफोलॉजिस्ट आई विल टेल यू दैट रियलिटी. एज अ जर्नलिस्ट आई विल हैव माई ओपिनियन, and that opinion will be based on facts. I will never lie to my audience. It's as simple as that. But sir, the question I was trying to ask you is कि आपको नहीं लगता कि ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब they don't have any more leaders फ्यूचर के लिए, उनके लिए शायद स्टेट लेवल्स पे भी उनके पास उतने लीडर्स अब नहीं रहे. देखो यार, लीडर्स तो बहुत हैं हर जगह, और क्या उन्हें ग्रूम किया जा रहा है? बट ये तो जवाब बीजेपी देगी. पर अगर मैं आपसे देखूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह है, देवेंद्र फडणवीस थे, हेमंत बिस्वा शर्मा है, बहुत सारे लीडर्स हैं, अनामलाई तमिलनाडु में. पूरे लीडर ना कहाँ से आप ग्रो अप हो जाता है, दिख जाता है, यू नेवर नो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. देयर आर लीडर्स ऑन द ग्राउंड. सो इट्स एज सिंपल एज दैट. इनफैक्ट कांग्रेस में भी कई अच्छे लीडर्स हैं. अगर गांधी परिवार को आप हटा दो, जनरली मैं आपको बोल रहा हूँ, देयर गुड लीडर्स. अगर आप हुडा को देखोगे, हरियाणा में उनका बेस है. अगर आप सचिन पायलट का एक बेस है, अशोक गहलोत का अपना एक बेस रहा हुआ है. सो देयर हैव बीन लीडर्स इफ आई लुक एट इट वेरी डिस्पैशनली. अगर आप देखोगे, अरविंद केजरीवाल की पार्टी इज ऑल्सो फर्स्ट जेन पार्टी, राइट. नीतीश कुमार का बेस खत्म हो रहा है, उन्होंने नेक्स्ट जेन लीडरशिप नहीं तैयार करी है. सो देयर आर लीडर्स अक्रॉस. सो जब वो चैलेंज आएगा तो अपने आप देखोगे कि मान लीजिए कि वो चैलेंज आता है, तो चैलेंजिंग टाइम्स में अपने आप जो नेचर होता है वो लीडरशिप क्रिएट कर देता है. बीजेपी की खासियत ये है कि बिकॉज ऑफ द आरएसएस हर 10 साल के अंदर एक लीडरशिप चर्न आप देखने को आपको मिल जाता है. बट अभी की तारीख में जब जनता के अंदर ही मूड में सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, तो देयर नरेंद्र मोदी ऐसे. बट वेदर द बीजेपी इज क्रिएटिंग दोज नेक्स्ट जेन यूथ लीडर्स और नॉट, for that you have to ask the BJP. But if you look at Narendra Modi's cabinet, you will see a mixture of lot of talented professionals. Right. There is Piyush Goyal, there is Hardeep Puri, there is Rajiv Chandrasekhar, there is Nirmala Sitharaman. So there are hardcore politicians like there is Amit Shah, there is Rajnath Singh, there is Gadkari. So I see a solid mix of people. Yeah. Okay. But vote getter is only one man, Narendra Modi. Okay. सो थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए. बहुत मजा आया आपके साथ में बात करके. वायरल कर रहे हो कि नहीं पॉडकास्ट को? तो डेफिनेटली कर रहे हैं सर, हमें करने की जरूरत नहीं. पीपल लव यू. थैंक यू. उनकी आपके लिए डिमांड थी, सो वी बॉट यू हियर सर. थैंक यू सो मच. एंड आई होप कि द वे यू आर ट्रैवलिंग ऑन द ग्राउंड, जिस तरीके से तुम ज़मीन पे ट्रैवल कर रहे हो और अपना पॉडकास्ट कर रहे हो, इसी को करते रहो और ये देश का सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉडकास्ट बने. यही मैं उम्मीद करता हूँ. एंड विश यू एंड योर एंटायर टीम ऑल द बेस्ट. Hope you take the message of a developed India forward to the people of the country, particularly the youth of the country. देखो, हम लोग एक दूसरे से राय हमारी अलग हो सकती है. We can criticize each other, we can criticize a leader, accept a leader. But what all of us should be united is that all of us should have this basic spirit to take the country forward. Yeah. That this is India's time. Perfect, sir. Thank you so much, sir. Pleasure.